संत कबीर, गुरु नानक देव, या ऐसे तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत के अछूतों के लिए, भारत के उस वर्ग के लिए जो वर्ग यहाँ की मेन स्ट्रीम से पीछे निकला हुआ था, उसके लिए कुछ भी करने का काम किया। ऐसे तमाम संतों को मैं कोटि कोटि नमन और सल्यूट करता हूँ। अब मेरा नमन उन क्रांतिकारी सूरवीरों को है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खां, बिजली पासी, ऐसे तमाम ना जाने कितने नाम है, जिसमें मोस्टली नाम किसी के आते हैं, सबसे पहला नाम किसी का आता है तो 1855 की लड़ाई में दो लोगों का नाम आता है, जिनका नाम था सिद्धू कानू, जो झारखंड की सरजमी पर रहने वाले थे और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मात्र इसलिए युद्ध लड़ा था कि उन्होंने अंग्रेजों को अपनी जमीन का लगान देने से मना कर दिया था। तो उन दो महान क्रांतिकारी सूरवीरों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई का बिल्कुल फूंक दिया हो और 30,000 लोगों के साथ शहादत दी हो, ऐसे महान लोगों को भी क्रांतिकारी सल्यूट और नमन करता हूं। भारत की सरजमी पर जन्मे एक और भगवान, जिनको आज भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिनको अगर सही से समझा जाए, सही से माना जाए, तो ये जो खून नसों में होता है ना, अगर उनको समझ लिया जाए, ये ऑटोमेटिकली उबाल मारता है शोषण के खिलाफ। जिनका नाम भगवान बिरसा मुंडा है, उनको भी क्रांतिकारी सल्यूट और नमन करता है। अभी 21वीं सदी में जन्मे वो महानायक जिन्होंने यहाँ की महिलाओं के लिए, ये जो मेरी बहनें घूंघट खोले बैठी है, कुछ बहनें मेरी यहाँ मेरे बराबर में बैठी हैं, जो माता जो बैठी हुई हैं, या आप लोग या मैं, जिनको अछूत कहा जाता था, जिनके गले में कुछ प्रदेशों में तो हांडी और पीछे झाड़ू भी लटकाई जाती थी। आज भी कुछ प्रदेश के अंदर देवदासी प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन वहां के कुछ सामंती आज भी देवदासी प्रथा को जिंदा किए हुए हैं, जिस प्रदेश का नाम केरल। उस व्यवस्था को छोड़ देने वाले लोग, जिनमें छत्रपति साहू जी महाराज, फूले साहब, पेरियार साहब, नारायण गुरु साहब, ये सब लोग आते हैं। ऐसे भी महान क्रांतिकारी साथियों को सल्यूट और नमन करता हूं, इसलिए कि उस समय में जब हमें सोने, खाने, पहनने, ओढ़ने की आजादी नहीं थी, उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। उन्होंने बुद्ध, कबीर, नानक के मूवमेंट को चलाया, उन्होंने गुरु घासीदास जी के मूवमेंट को चलाया और आज हमें लाकर के एक अहम मुकाम पर खड़ा कर दिया। उन सबको क्रांतिकारी सल्यूट करना। भारत की व्यवस्था को सुधारने वाले, भारत की महिला को अधिकार देने वाले, भारत के अछूतों को अधिकार देने वाले, मुझ जैसे व्यक्ति को आर्टिकल 19 देने वाले, किस मंच पर खड़ा होकर खूब चीख, खूब दहाड़, सबने लोगों को समझा, ये बताने वाले, भारत को संविधान देने वाले, भारत की बहुत सारी कुप्रथाएं खत्म करने वाले, विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी कहे जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नतमस्तक होता हूं। क्रांतिकारी शुरू करता हूं। अब उस व्यक्ति का भी शुक्रगुजार हूं जिसने भारत के अछूतों को, अछूत शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं ये समझिएगा सब लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नहीं है भाई, अछूत शब्द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड नहीं है, लेकिन हजारों साल हम अछूत रहे हैं, हजारों साल। जैसे कोरोना आया था ना, भी भाई ने भाई को, पति से पत्नी को, माँ ने बेटे को अछूत बना दिया था, तो वो अछूत पर हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल झेला है। जब मैं पढ़ता हूं ना इतिहास, तो पढ़ा नहीं जाता, इतना दर्द उस इतिहास में, इसलिए मैं इस अछूत शब्द का प्रयोग करता हूं कि शायद आप लोग भी उस दर्द को महसूस कर सको, अपने हिस्से की एक रोटी का काम आधी रोटी में चला सको। बहुजन मूवमेंट में आधी रोटी का योगदान है, इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। भारत के अछूतों को राजनीतिक चेतना देने वाले, भारत के अछूतों को राजनीतिक सत्ता का सुख कैसा होता है ये बताने वाले, इस देश की मनुवादी व्यवस्था को हिला देने वाले, वो लोग जो 95% लोग रहे हैं, वो लोग जिनको कोई अधिकार नहीं थे, वो लोग जो संविधान मिलने के बावजूद भी मानसिक गुलाम रहे हैं, उनकी मानसिक गुलामी को दूर करने वाले, हमें राजनीतिक चेतना देने वाले साहब मान्यवर काशीराम साहब को भी क्रांतिकारी सल्यूट और नतमस्तक करना। साथियों, आज छत्तीसगढ़ में हूं, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि यहां से कई हजार किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक जिला, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के बीच में पड़ता हुआ जिला, आज हजारों किलोमीटर दूर अपने परिवार के बीच खड़ा है। एक व्यक्ति वहां से आता है, यहाँ अपने परिवार के बीच खड़ा हो जाता है। वो ही मान सम्मान
वही प्रेम, वही परिवार जैसा वातावरण यहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक अम्बेडकरी मिशनरी का, या प्रत्येक उस व्यक्ति का जो समानता की ओर अग्रसर है, जो समान बात करता है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान सोचता है, उन सब साथियों की क्रांतिकारी सलूट। अब साथियों बात कर रहा था सच्चाई की। सच्चाई क्या है ये जान लेना बहुत जरूरी। ये सही है कि भीम आर्मी ने आज भारत के युवा को लड़ने की ताकत दे दी। जैसे मैं आया, मुझे बताया गया, मैंने पूछा जिस गेस्ट हाउस में रुका, तो मैंने कहा भाई ये पास में क्या भैया ये भी गेस्ट हाउस है? तो हमने कहा यार आपके कमरे में तो मेंढक घूम रहे थे, ये पास वाला कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता। तो इन्होंने बताया भाई एसडीएम साहब ने मना कर दिया, उन्होंने ये कहा कि कोई राजनीतिक पद नहीं है। तो मैं बताता हूँ माननीय एसडीएम साहब को, देखिए आपके पास प्रशासनिक पद है, ये जो चेहरे यहाँ खड़े हुए हैं, ये वादा है अगले 5 से 7 साल के अंदर अंदर इस मंच पर कई विधायक बैठे होंगे मेरे साथ, 1-2 एमपी भी बैठा हुआ होगा, और तब आपसे आकर संवैधानिक दायरे में पूरे ठोक करके कहेंगे कि अब ये वाला गेस्ट हाउस चाहिए और ये वीआईपी रूम चाहिए, हमें इसी में रुकेंगे। ठीक है साहब काशीराम साहब आए, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद 1956 के बाद साहब काशीराम साहब खड़े हुए, धीरे धीरे 1978 में बामसेफ की स्थापना की। बामसेफ की स्थापना कर करके बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया, पूरे देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा कि आप इस देश के शासक वर्ग बन सकते हैं, और भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर शासक वर्ग बनाने का काम, शासक वर्ग बना दिया। और छोटे छोटे शासनकर्ता, कोई छत्तीसगढ़ में, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई राजस्थान में, कोई केरल में, कोई कर्नाटक में, छोटे छोटे शासनकर्ता जिता दिए साहब काशीराम साहब। लेकिन समय परिवर्तन हुआ, मिशन को कमीशन में बदला गया। कमीशन में जब मिशन बदला तो अन्याय अत्याचार बढ़ते चले गए। बीजेपी की सरकार देश में स्थापित हुई। बीजेपी की सरकार स्थापित होने के बाद दलितों की, आदिवासियों की स्थिति भयानक भव्य हुई। मारना, पीटना, हत्या, बलात्कार स्थापित हुई। अब मैं आपको सन 1972 में लेकर के चलूंगा। सन 1972 के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के धड़े टूटे। धड़े मतलब अलग अलग व्यवस्था में वो लोग परिवर्तित हुए, लगातार परिवर्तित हुए। तो महाराष्ट्र के अंदर सन 1972 में एक संगठन का जन्म होता है जिसका नाम था दलित पंथ। दलित पंथ का जन्म होता है। जब मैंने उसके जन्म होने के कारणों पर प्रकाश डाला कि उसका जन्म हुआ क्यों, तो मैंने ये देखा कि जिस समय दलित आदिवासियों की बहनों के साथ उनको गांव गांव में निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, जिस समय दलित आदिवासी लोगों को पानी तक पीने नहीं दिया जा रहा था, आजादी के बाद जब उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, जब उनको मारा पीटा जा रहा था, जब उनको जमीनें छीनी जा रही थी, जब उनके बेटे को बलात्कार हो रहे थे, उस समय कुछ हम जैसे लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ पत्रकार थे, कुछ पढ़े लिखे स्टूडेंट थे। वो लोग इकट्ठा हुए, उनके पास पैसे नहीं थे। गौर की बात देखिएगा, पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में जो उनको सुविधाएं दी गई, एजुकेशन का अधिकार दिया गया, उसके आधार पर उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की और सरकार से लेकर मनुवादी व्यवस्था के लोगों में इतना भय पर्याप्त किया कि उन्होंने अन्याय अत्याचार पर अंकुश लगाने का काम किया। तो तब मेरी जाकर समझ में आया कि भीम आर्मी का जन्म आखिरकार देश में हुआ क्यों। सन 2015 में भीम आर्मी बनी थी। सन 2014 में इस देश की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा हुआ। समझ रहे हैं? इस देश की सत्ता पर मनुवादी व्यवस्था का कब्जा हुआ, और ये प्रकृति की देन समझिए, ये अन्याय अत्याचार की देन समझिए कि भीम आर्मी का जन्म हुआ, और उत्तर प्रदेश से चल करके तमाम प्रदेशों में जहां जहां अन्याय अत्याचार होता चला गया, वहां भीम आर्मी बढ़ती चली गई। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई, उनको जेल भेजा गया, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगातार अन्याय अत्याचार के शोषण के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे, लड़ते रहे, मुंह तोड़ जवाब देते रहे। ये सब था क्या, ये समझने का प्रयास किया। ये समय का चक्र जो घूम रहा है वो भी ये कहता है कि अब इस देश का वो वर्ग जो वर्ग सदियों से अछूता रहा है, इस देश का वो वर्ग जिसका शोषण बड़े पैमाने पर हुआ है, इस देश का वो वर्ग जो शोषित और पीड़ित रहा है,
उसको खड़ा हो जाना चाहिए और एकजुट होकर के इस देश की शासन सत्ता पर कब्जा कर देना चाहिए। इस देश की 95% गो अर्थव्यवस्था जो 5% पूंजीपतियों के कदमों में है, उस अर्थव्यवस्था को उनसे छीन करके 95% लोगों में बांट देना चाहिए। ये समय का चक्र कहता है। लेकिन हम देखिए कितने महान लोग रहे हमारे महापुरुष, गुरु घासीदास जैसे महापुरुष, सतगुरु रैदास जी जैसे महापुरुष, कबीर जैसे, नानक जैसे महापुरुष, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले पेरियार जैसे महापुरुष को पढ़कर के भी हम लोगों को अकल नहीं। सन 2018 में दिल्ली की गलियों पर भारतीय संविधान की प्रतियां को जलाया गया, याद है किसी को? सन 2018 में दिल्ली की गलियों में भारतीय संविधान की प्रतियों को जलाया गया। भारतीय संविधान को डिफाइन कर दूं, भारतीय संविधान है क्या? अनुच्छेद नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं, उठाइएगा नेट पर पढ़िएगा। भारतीय संविधान वो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर देके गए थे जो 5000 साल की गुलामी के बाद, 5000 साल की गुलामी को तोड़ते हुए हम लोगों को समानता की ओर अग्रसर करने की व्यवस्था थी, वो भारतीय संविधान था। ये मनुस्मृति 5 का राज 5000 साल रहा और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1950 को, 26 जनवरी सन 1950 को इस व्यवस्था को देकर के मनुस्मृति को पैरों के नीचे कुचलने का काम किया, जिसमें हमारे सारे अधिकार कुचले हुए थे मनुस्मृति के अंदर। देखिए हम कितने दिमागदार लोग थे, हम कितने दिमागदार लोग थे, या मैं कहूं इस देश का वो वर्ग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, वो कितना निकम्मा और नकारा था कि वहां पर संविधान चलता है, वो अपने घरों में चुपचाप पढ़कर टीवी और बीबी में खुश रहता है। बिल्कुल रहता है, वो सोता रहा, वो छत्तीसगढ़ हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, भारत का कोई सा भी हिस्सा हो, वो सोता रहा। मैं पूछना चाहता हूं यहां बैठे इतने लोगों से, क्या एक व्यक्ति आप में ऐसा है जिसने समाज के एक एमपी से जाकर ये पूछा हो, विधायक से जाकर ये पूछा हो, डीएम कलेक्टर से जाकर ये पूछा हो कि जब दिल्ली की गलियों में संविधान चल रहा था तो तुमने आवाज उठाई या नहीं? हाथ खड़े करके बता देगा एक भी आदमी है तो। मैंने पहले कहा था माफी चाहूंगा, लेकिन सच बताऊंगा, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? सवाल ये है, क्या भूल गए वो दिन? वो दिन भूल गए हैं जब हमारी बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता था? क्या भूल गए वो दिन जब देवदासी प्रथा के तहत हमारी बेटियां मंदिरों में रहा करती थी? क्या भूल गए वो दिन जब आपकी बेटियों के स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था? क्या भूल गए वो दिन जब तुम्हारे गले में झाड़ी और हांडू, पीछे हांडी लटकी हुई थी? भूल गए वो दिन? नहीं। अगर भूल गए हो तो बाबा साहब की औलाद नहीं हो सकते। अगर भूल गए हो तो गुरु घासीदास जी की औलाद नहीं हो सकते। अगर याद है, वाकई ही याद है, तो अपने जमीर को टटोलिएगा घर जाकर के। आज कि एक व्यक्ति आया था दिल्ली से चल करके, खूब लताड़ कर गया। जमीर को टटोलिएगा और पूछिएगा कि क्या आप अंबेडकरी मूवमेंट को स्थापित करने का काम कर रहे हो? क्या आप मूवमेंट चलाने का काम कर रहे हो? इस देश की राजनीतिक व्यवस्था जिसको बाबा साहब ने भी चैलेंज किया, बड़े बड़े नेता नतमस्तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने हुए। हिंदू कोड बिल पर जब बहस हुई तो बाबा साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, कानून मंत्री थे, उससे इस्तीफा दे दिया। साहब काशीराम साहब को जो भारत की राजनीति के नेता चैलेंज नहीं कर पाए, नहीं मोड़ पाए, तो साहब काशीराम साहब को इस देश से जाना पड़ा। सोचिएगा, मन बनाइएगा। वो वर्ग, मुझे आज बहुत सारे लोग लाइव भी सुन रहे होंगे, तो मेरा निवेदन है ये लाइव भी आप रिकॉर्ड करके गांव गांव जा करके यहाँ के एमपी एमएलए को सुनाइएगा, उन लोगों को सुनाइएगा जो सरकारी नौकरी लेकर आनंद उठा रहे, उन लोगों को सुनाइएगा। मेरा दर्द बताइएगा उनको, भीम आर्मी का दर्द बताइएगा उनको। जो लोग ये कहते हैं कि भीम आर्मी के लोग गलत करते हैं, भीम आर्मी के लोग गद्दार है जो ये कहते हैं, बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे दावे से कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरी बहन के साथ गलत करोगे तो टांग पे टांग करके फाड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। संविधान की तरफ उंगली उठाओगे तो उंगली काटूंगा, छोड़ूंगा नहीं। चैलेंज के साथ करता हूं। मेरे कार्यकर्ता को गोली मारोगे तो गोली का जवाब गोली से और गोली का जवाब गोली से दूंगा, पूरे चैलेंज के साथ करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं, भारतीय संविधान की व्यवस्था में आस्था रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं। भारतीय संविधान मुझे ये कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो, तुम मरने वाले हो, तुमको कोई मारने वाला हो, तो अपनी आत्म रक्षा के लिए सामने वाले को ठोक दो। ये भारतीय संविधान मुझे कहता है, मैं ऐसा कर दूंगा, बिल्कुल। लेकिन अब हमारे सुधरने का समय आ चुका है। इस देश में मनुस्मृति को लगातार स्थापित किया जा रहा है। सरकार का नाम नहीं लूंगा, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था का नाम लूंगा जो आज देश में, पूरे देश में तांडव किए हुए है।
जो देश के वनवासियों, देश के आदिवासियों को एकलव्य जी के नाम पर भ्रमित किए हुए हैं, जो वनवासियों के नाम पर भ्रमित किए हुए हैं, क्या वो लोग उनके अधिकारों के नाम पर लड़ रहे हैं? बस्तर में हुई घटना क्या देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने संज्ञान लिया? देश की केंद्र के लोगों ने संज्ञान लिया? देश के किन लोगों ने संज्ञान लिया? ये लोग अनुसूची 5 का जिक्र क्यों नहीं करके बताते? क्यों नहीं जाकर के आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूची 5 को डिफाइन करते कि आदिवासियों के अपने क्षेत्र में ये अधिकार है? क्यों नहीं करते? इनको पता है, इनको पता है ये राज शासन सत्ता करने वाले लोग, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, ये जमीन पहाड़ों को खोदकर ये बड़ी बड़ी इमारतें बना देने वाले लोग, जिनको जिस दिन इनको ये एहसास हुआ कि ये देश हमारा है, इस देश की व्यवस्था को हम ही चला सकते हैं, उस दिन ये लोग हमारे हाथ से इस देश को छीन लेंगे, इस देश की सारी पूंजीपति व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे और इस देश के हर उस वर्ग को जो शोषित पीड़ित रहा है उसको उठा करके खड़ा कर देंगे। ये लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन हम भी सोए हुए लोग हैं, अभी जगाना पड़ रहा है। काशीराम साहब की कर्मस्थली रही हो, छत्तीसगढ़ साहब काशीराम साहब की कर्मस्थली रही है। गुरु घासीदास जैसे महापुरुष यहाँ पैदा हुए हैं, जिनका लोहा भारत नहीं पूरा विश्व मानता है, जिनकी एक एक वाणी में इतना बड़ा असर है कि इसको समझ लिया जाए तो पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तित हो सकती है। और उस प्रदेश के लोग अगर सो रहे हो तो मुझ जैसा व्यक्ति निंदा करेगा। अब मुझ जैसे व्यक्ति को खुद पर शर्म आएगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट चलाते समय मैं अपने लोगों को खड़ा क्यों नहीं कर पाया, उनको अधिकारों के लिए सचेत क्यों नहीं कर पाया, उनको क्यों उठाकर ये नहीं कह पाया चलो उठो, खड़े हो। लोकतंत्र कहते हैं इस देश की राजगद्दी छीन लो, इस देश की अर्थव्यवस्था छीन लो। बिल्कुल नहीं कहते। समझना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा। जो लोग आज देश की सत्ता पर काबिज हैं वो जिन महापुरुषों को मानते हैं उन महापुरुषों को घर जाकर पढ़िएगा, संघ के आरएसएस के महापुरुषों को घर जाकर पढ़िएगा। सारे महापुरुषों ने अंग्रेजों की गुलामी की। जिस समय भगत सिंह, सत्ता करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम महापुरुष जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे, ये लड़ रहे थे, फांसी के फंदे को चूम रहे थे। उस समय इनका महापुरुष सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग रहा था लिखित में कि मैं माफी चाहता हूं, तुम मुझे जेल से रिहा कर दो, मैं ताउम्र अंग्रेजों तुम्हारी गुलामी करूंगा। तो माफी मांग रहा था। समझिए, इस देश के लिए जब इतिहास पढ़ोगे तो पता लगेगा, जब बहुजन इतिहास पढ़ोगे इस देश के लिए सबसे ज्यादा मरने वालों में नाम सबसे पहला किसी का आता है। जो देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं तो उस देश में सबसे पहले नाम आता है इस्लाम के मानने वाले लोगों का। जो लोग इस्लाम को मानते थे उनके सबसे ज्यादा सिर कटे हैं देश की आजादी में। दूसरे नंबर पर इस देश का बहुजन समाज आता है, जिसमें दलित और आदिवासी आते हैं। बड़े पैमाने पर हम लोगों की हत्याएं हुई हैं। कोई भी घटना उठाकर देख लीजिए, हम लोगों ने आजादी के लिए अपने सिरों की कुर्बानियां दी। ये तय है कि हाँ, आज उस इतिहास को गुम कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, जिससे कि हमारी आने वाली नस्लें उस इतिहास को ना पढ़ सके। भीमा कोरेगांव याद है? कितने लोग जानते हैं भीमा कोरेगांव? हाथ उठा कर याद है भीमा कोरेगांव? ये भी पता है क्यों हुआ था भीमा कोरेगांव? आज ये कहते हैं कि अंग्रेजों की तरफ से हमने लड़ाई लड़ी थी। नहीं, हमने वो लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि हम अपनी क्षमता बताना चाहते थे। हम वो जो झाड़ू और जो हांडी थी उसको उतारना चाहते थे। तभी हम 500 लोगों ने 28,000 की ऐसी तैसी की थी वहां पर। तो ये चीजें अपने दिमाग में याद रखो, ये चीजें, ये इतिहास अपने दिमाग में याद रखो। हम अन्याय करने के लिए नहीं जन्मे। हमारे एक भी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि कल तुम ताकतवर हो जाओ तो दूसरे लोगों पर अन्याय करना। एक भी महापुरुष के एक भी लेख में कहीं नहीं मिलता। जितने महापुरुष हैं कहीं नहीं मिलता। मेरी बड़े बड़े कैडर के लोगों से बात हुई, मैंने पूछा क्या एक भी महापुरुष ये कह करके गया है कि जब तुम ताकतवर हो जाओ तो जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया तुम उनके साथ गलत करो? उन्होंने कहा नहीं भैया, नहीं मिलता। किताबें पढ़ी, नहीं पढ़ मिला, नेट पर ढूंढा, नहीं मिला। जब हमारे महापुरुष ने ये नहीं बताया कि जिसने हमारे साथ गलत किया हम उसके साथ गलत करें, तो गलत तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम अपनी व्यवस्था से बाहर आज तक नहीं चले। जब हम गुलाम रहे हमने लगातार कई 1000 साल गुलामी झेली। जब हम बढ़े तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो समझिए, यहाँ की शासन सत्ता पर अगर कब्जा करना है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था अगर परिवर्तित करनी है और ये चाहते हो कि भारत का इतिहास फिर बदले, फिर यहाँ सम्राट अशोक का राज स्थापित हो, अगर ये चाहते हो कि यहाँ फिर छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो, और अगर ये चाहते हो बाबा साहब अम्बेडकर साहब, काशीराम साहब का सपना पूरा हो,
तो वो व्यवस्था जो साहब काशीराम साहब ने चलाई थी, मूवमेंट की व्यवस्था, कि एक व्यक्ति खड़ा होगा, अपने घर से एक रोटी कम खाएगा, लेकिन मूवमेंट में अपना योगदान बिल्कुल देगा, तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये आपका बेटा, ये आपका भाई आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है, नम्र निवेदन करता है, जो कहे वो करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बार भीम आर्मी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए, और ज्यादा समय नहीं मैं कहता, सिर्फ 5 साल भीम आर्मी के लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कीजिए, 5 साल के अंदर इस देश की तस्वीर ना बदल दी ना, तो कहता तो मैं बहुत गलत हूं, इस देश की तस्वीर ना बदल दी ना, तो दंड जो आप दोगे वो विनय रतन और चंद्रशेखर आजाद नाम के दोनों लोग स्वीकारने के लायक होंगे, जो दंड जब आपको दोगे 5 साल बिल्कुल बदल नहीं। अब मैं लेकर चलता हूं बाबा साहब के पास। जब बाबा साहब को पढ़ते हैं, देश की अर्थव्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था, देश की कोई सी भी व्यवस्था हो, वो सब बाबा साहब के लिखित द्वारा जो बुके हैं उनसे होकर के जाता है। हमारे प्रधानमंत्री नोटबंदी की थी, याद है जी? वो बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक से लिया गया वो था सिस्टम, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से लागू नहीं किया गया, अपने लोगों के पैसे बचाने के लिए लागू किया गया, इसलिए फेल हो गया। आज भी उड़ीसा तो आपसे लगता हुआ जिला है ना जी, बड़े सबलपुर में कौन सा बांध है वो? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। गए हैं वहां कभी जी बड़े भैया? वो किसकी थ्योरी पे बना हुआ पता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थ्योरी पे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी पे। और बताइए वहां की क्वालिटी क्या है या डिसक्वालिटी याद है किसी को अगर गए हैं? बिल्कुल किया उन्होंने, लेकिन पहले बांध की बात कर लेते हैं। देखिए देश का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी, जिसको अमेरिका ये कहता था कि बाबा साहब अगर यहाँ पैदा होते तो हम न जाने क्या करते। अलग अलग देशों ने बाबा साहब के विषय में थ्योरी दी है। हीराकुंड बांध बताया ना नाम आपने, हीराकुंड ही ना, हीराकुंड बांध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी पर बना हुआ है। वहां माननीय महात्मा गांधी की फोटो है, स्टैचू है, वहां जवाहरलाल नेहरू की स्टैचू है। कि बाबा साहब अम्बेडकर इतने बेकार व्यक्ति थे कि उनकी स्टैचू वहां नहीं लग सकती। इस देश का सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, उसकी स्टैचू वहां नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? वो इसलिए नहीं लग सकती कि बाबा साहब इस देश की जाति व्यवस्था के एक विशेष वर्ग के व्यक्ति थे। बाबा साहब इस देश में शास्त्रों में वर्णित ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र से भी निम्न अति शूद्र में आने वाले व्यक्ति थे। बाबा साहब वो व्यक्ति थे जिसके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शास्त्र पढ़ ले तो जीभ काट ली जाए और शास्त्र सुन ले तो कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए। उस व्यक्ति की फोटो को से ये लोग खुश हो पाएंगे? नहीं पाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था जिससे चलती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आपके छोटे छोटे खाते खुले होते हैं, जिसमें हमारे प्रशासन के लोगों की तनख्वाह आती है, जिसके तहत जिसमें देश की अर्थव्यवस्था निहित रहती है। और सरकारी योजना भी अगर कोई बनती है, उसके द्वारा जो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो होता है, उसी के तहत आता है। वो थ्योरी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी गई थ्योरी है। तो हम तो उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, और जब संविधान ही नहीं दिया, इस देश की उन्नति के सारे मार्ग खोल दिए। हम तो उनके परिवार के लोग हैं, और हम सिर्फ शांत और घर में सो रहे हैं अपने। क्या हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? हाथ उठाकर बताइए भाई। मुझे तो लगता है कि मुझे तो शर्म आनी चाहिए ना। तो इस देश की व्यवस्था को मोड़ने में कामयाब नहीं होंगे बिल्कुल। अब लेके चलता हूं आपको सन 1947 से पहले। इस देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो मुझे बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में कैसे आई? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और गुजरात के जरिए इस देश में व्यापार करने आई थी। अपने व्यापार को लेकर वो लोग यहाँ आए थे। जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ के काले अंग्रेजों ने, जो तथाकथित मनुवादी रहे हैं, उन लोगों ने उनको यहाँ आश्रय दिया, और हम लोगों को जो यहाँ के मूल निवासी थे, हम लोगों को मारा पीटा, हम लोगों की क्षमता पर शक किया, और इस देश को उन्होंने व्यापार के तहत गुलाम बना दिया। हम गुलाम रहे, व्यापार के तहत गुलाम रहे। अब मैं लेकर के चलता हूं सन 2022 में। क्या सन 2022 में देश का व्यापारीकरण नहीं किया जा रहा है? रेलवे नहीं बेचा जा रहा है, बीएसएनएल नहीं बेचा जा रहा है, सारी खनिज संपदा नहीं बेची जा रही है। मुझे बताइए एक चीज ऐसी जो मैं बेची जा रही है तो किस ओर देश जा रहा है? निजीकरण। क्या देश गुलामी की ओर नहीं बेचा जा रहा है? ये सारी चीजें बेच दी, सिर्फ एक ही चीज तो रह गई है बेचनी, जिसको बेचना है रक्षा मंत्रालय को बेचना बाकी है। इसको और बेच दिया जाए। ये जो वर्दी वाले लोग हैं सबको बेच दिया जाए, जो बिना वर्दी के जो इंटेलिजेंस के लोग उनको बेच दिया जाए।
क्या होगा उसके बाद देश का? क्या होगा? जोर से बताओ, डर थोड़ा। भाई देशद्रोही तो लग सकता है, राजद्रोही लग सकता है, सरकार यही तो करती है, हर बार यही करती है। भगत सिंह को भी तो महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रद्रोही बताया था, आतंकवादी बताया था। क्या जब उस समय पर वो व्यापार करके इस देश को गुलाम कर सकते हैं? क्या अडानी और अंबानी इस देश को गुलाम नहीं बना रहे हैं? बना रहे। आज हमारे खेत से पैदा हुआ अनाज जो हम 5 रुपए किलो बेच देते हैं, वो अडानी की फैक्ट्री में जाकर 500 रुपए किलो कैसे हो जाता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। गुजरात के अंदर बड़े बड़े स्लॉटर हाउस कैसे खुल रहे हैं, बड़े बड़े हाउस कैसे खुल रहे हैं, जिनमें पूरे देश की जो कृषि की संपदा है उसमें वहां स्टोर किया जाएगा। जब भुखमरी की कगार पर हम होंगे, बिल्कुल हिटलर शाही की तरह, फिर उसको 500 और 1000 रुपए किलो बेचा जाएगा। क्या होगा उसका? कभी सोचा है कि नक्सलवाद पैदा कैसे होता है? कल हम लोगों को, जब हम सहारनपुर में लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों ने जवाब दिया, हमारी बेटे को तलवारों से क्यों काटा गया, हमारे लोगों को क्यों मारा गया, हमने जवाब दिया। तो उन लोगों ने कहा ये नक्सलवादी है। हम लोगों का हम नक्सलवादी हैं, जब हम नक्सलवाद का मतलब नहीं जानते। फिर हमने नक्सलवाद पढ़ा, भी नक्सलवाद क्या है, बिल्कुल पढ़ा, तो पता लगा इस देश का दलित आदिवासी जब अपने अधिकार के प्रति सचेत हो जाता है, संविधान हाथ में लेकर चलता है, अपने अधिकार मांगता है, तो उस समय इस देश में उसको नक्सलवादी बना करके गोली मारने का काम किया जाता है। तब पता लगा। तो हमें समझना पड़ेगा, जब जब हम लड़ेंगे, ये हमें डराएंगे, ये हमें धमकाएंगे, हो सकता है हमको गोलियां मारी जाए। अगर हम रुक गए तो समझो झुक भी गए और बिक भी गए, और अगर हम ना रुके तो ध्यान रखिएगा ये बात कि जीवन और मरण ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, प्रकृति का नियम है। जो जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। पहले भी जिनको भगवान कहा जाता होगा वो भी गए, उनका जन्म हुआ है, वो भी मर गए। आपका भी जन्म हुआ है तो आप भी मरेंगे, मेरा भी जन्म हुआ है तो मैं भी मरूंगा। अगर अपने अधिकारों के प्रति लड़ता हूं, अगर मैं मरता हूं तो मुझको क्या कहा जाएगा? सही। और अगर मैं अपने अधिकारों को प्रति नहीं लड़ता हुआ नहीं मरता तो क्या कहा जाएगा? गद्दार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जोर से बताइए, मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए। और अगर मैं लड़ते हुए मरता हूं, सही कहा जाएगा ना? बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे आजादी देता है इस देश में जन आंदोलन करने की, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे आजादी देता है अपने अधिकारों को मांगने की, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे आजादी देता है सड़क पर खड़ा होकर चीख कर चिल्लाकर अपनी बात को रखने की। तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग करके इस देश की व्यवस्था को बदलूंगा। हम इस देश की व्यवस्था को मिलकर बदलेंगे। और पुनः जिन लोगों ने सम्राट अशोक को ना पढ़ाओ, चंद्रगुप्त मौर्य को ना पढ़ाओ, तो पढ़िएगा। सम्राट अशोक ने तलवार के बल पर शासन व्यवस्था लागू की, बिल्कुल लागू की। लेकिन उस शासन व्यवस्था पर जब उसको पता लगा कि तलवार के बल पर शासन चलाया नहीं जा सकता, तो सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध की नीति पर इस देश को अखंड भारत बनाया और शांति, समृद्धि, न्याय क्या होता है उसकी शासन व्यवस्था को लागू किया। और अगर हम भी लड़ते हैं, लड़कर के आगे की ओर चलते हैं, तो हम भी इस देश के अंदर अपने महापुरुषों की व्यवस्था को लागू करेंगे। न्याय, समृद्धि क्या होती है, शासन क्या होता है, ये बताएंगे। यहाँ की व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे। और वो लोग जो लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि यार क्या हम भी विधायक बन पाएंगे, ये छोटा भाई राजकुमार जांगड़े, क्या किसी को अंदाजा था कि राजकुमार जांगड़े को छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में जाना जाएगा? ये बैठा हुआ दिनेश, मैंने पूछा भैया 1 साल कहाँ रहे? इन्होंने कहा भैया लॉकडाउन में कमर टूट गई थी, मजदूरी करने गया था। मैंने कहा कहाँ? जम्मू कश्मीर। क्या वहां टीम थी? ये वहां छत्तीसगढ़ से जाकर कई हजार किलोमीटर दूर भीम आर्मी की मीटिंगें करता है, अपनी मजदूरी छोड़कर मीटिंगें करता है। क्या हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना? क्या बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ रहेगा? हाथ उठा के बताए मेरे बुजुर्ग, आशीर्वाद साथ रहेगा, युवा भाइयों का सहयोग साथ रहेगा। तो कुछ दिन का समय दीजिए, बिल्कुल दीजिए। इस देश में जो रिश्वतखोरी बड़े पैमाने पर है, जिस रास्ते से मैं चलकर आया रायपुर से सारंगगढ़, वो रास्ता लगभग 40 किलोमीटर का बीच में टूटा फूटा पड़ा है। मैंने पूछा भाई ये क्या है? कि भैया इसका तो 2 बार बजट पास हुआ है, पिछले साल हुआ था जब आंदोलन क्या बन गया था, फिर टूट गया है। ये जो रिश्वतखोरी देश में है, जो भ्रष्टाचार देश में है, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं,
अगर हम जैसे लोगों को जीवन में एक बार मौका मिल गया ना, हम जैसे सिद्धांतिक लोगों को जो अपने सिद्धांत पर खड़े रहते हैं, एक बार मौका मिला तो अच्छे अच्छे उन भ्रष्टाचारी को इलाज कर देंगे। उनका जहां असली घर है ना, करोड़ों रुपए की कोठी जो बना कर रखते हैं हर जिले में, जिसको जेल कहा जाता है, उनको वहां भिजवाने का काम करते हैं। अपने सिद्धांत को जिंदा रखिए। महापुरुषों ने जो बताया सिर्फ उस सिद्धांत को जिंदा रखिए। उस सिद्धांत की बदौलत ही साहब काशीराम साहब ने एक सब्जी का ठेला लगाने वाले व्यक्ति को विधानसभा भिजवाया है साहब, बिल्कुल भिजवाया। तो सिद्धांत को जिंदा रखिए, ना झुकने ना बिकने ना रुकने वाला समाज तैयार कीजिए। फिर देखिए इस देश की शासन व्यवस्था कैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों के हाथ में पहुंच जाती है। और ये आप ये मत सोचिए कि ये कहावत है भगत सिंह तो वैसा पैदा जरूर हो लेकिन हो पड़ोसी के घर में, मेरे घर में ना हो, क्योंकि भगत सिंह की तो फांसी चढ़ना है। सुना है नहीं? तो सुना होगा ना। बिल्कुल भगत सिंह को पड़ोसी के घर पैदा मत कीजिए, भगत सिंह को अपने घर पैदा कीजिए या फिर दम रखिए खुद भगत सिंह बनने का, तब इस देश की व्यवस्था को बदला जा सकता। हमारा सीधा सीधा मानना है, साहब काशीराम साहब कहकर गए थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम भी वही काम कर रहे हैं। इस देश में जितने आदिवासियों की जनसंख्या है उतना प्रतिनिधित्व आदिवासियों का। इस देश में जितनी दलितों की संख्या है उतना प्रतिनिधित्व दलितों का। इस देश में जितनी जनसंख्या बैकवर्ड की है, क्योंकि बैकवर्ड की देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उतना प्रतिनिधित्व बैकवर्डों का। जितनी अल्पसंख्यकों की जनसंख्या है उतना प्रतिनिधित्व उनका। यानी कि इस देश की जल जंगल जमीन में, इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश की वन संपदा में, इस देश की खनिज संपदा में प्रत्येक वर्ग की बराबर की हिस्सेदारी हम लोग चाहते हैं। और अगर ये लोग नहीं करेंगे तो आने वाले सालों के अंदर इस व्यवस्था को हम सब लोग मिलकर के स्थापित करने का काम करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ये भारत, अखंड भारत क्यों नहीं बनता है। ये हम बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में जब आए हैं पूरा मान सम्मान मिला है। जो लोग साहब काशीराम साहब को, बाबा साहब को मानते और जानते हैं, वो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। मैं उन लोगों को भी खास तौर से कह दूं, क्योंकि मुझे पता लगा जिले में 8 कैडर लगे हैं, बहुजन मूवमेंट के 8 कैडर लगे हुए हैं। काशीराम साहब के सन 2006 में जाने के बाद जिन कैडरों का समापन कर दिया गया था, मुझे तो खुशी है कि ये जो चेहरे बैठे हुए हैं, ये जो चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनके डर से छत्तीसगढ़ में बहुजन कैडर शुरू कर दिए गए। खुशी की बात है कि एक वो लोग जिनके पिता मजदूरी करते हो, छोटे से किसान हो, उन लोगों के डर से आज कैडर स्टार्ट कर दिए हैं। मुझे तो खुशी की बात है। कम से कम समाज कैडराइज होगा, समाज सीख पाएगा, समझ पाएगा, इतिहास जान पाएगा और अपनी लड़ाई को मजबूत कर पाएगा। अब आगे हमें करना क्या है, ये सब लोगों को सोचना है। हमारा प्रयास जो था, भाई चंद्रशेखर जी ने, हमने मिलकर जब संगठन बनाया तो हमने प्रयास किया और प्रण भी किया कि देश में अंबेडकरी मूवमेंट के नाम से जो व्यवस्था, जो संस्था सबसे तेजी से उभरेगी, उस संस्था के साथ हम लोग खड़े हो जाए। समय का चक्कर ऐसा घुमा कि हमने जो संस्था बनाई मिलकर के सब लोगों ने, जिसका नाम भीमार्मिता, वो तेजी से घूमी और देश की सबसे बड़ी मजबूत संस्था बन गई। फिर हमने दिमाग लगाया कि जब मजबूत संस्था बन गई है, अब आंदोलन को जोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ का आंदोलन दिल्ली से जोड़ते हैं, दिल्ली का आंदोलन केरल से जोड़ते हैं, केरल का आंदोलन यूपी से जोड़ते हैं। इस सबको हमने सेंट्रलाइज कर दिया। पूछिए राजकुमार लांगड़े जी से, यहाँ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का कोई विवाद था, इन्होंने बताया भैया ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा ठीक है, जाइए पूछिए न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और अगर न्याय नहीं मिल रहा तो उनको बताइए कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है, और अगर रावण आया तो न्याय मांग कर नहीं रावण लेता, रावण न्याय छीन कर देता है। ये लांगड़े जी जीत मिली थी इसमें,
जीत मिल गई थी। ये होता है आंदोलन को सेंट्रलाइज करने का तरीका। अभी केरल में एक आंदोलन हुआ, एक हमारी छोटी बहन है भीम आर्मी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीएचडी कर रही है। एक पीएचडी धारक को वहां के स्वर्ण टीचर ने खूब प्रताड़ित किया। पिछले 8-10 साल से उसको प्रताड़ित किया गया। वामपंथियों की सरकार है वहां पर। पहली बार केरल के अंदर ऐसा हुआ कि अंबेडकरी मूवमेंट के लोगों ने, आजादी से पहले और आजादी के बाद केरल में अंबेडकरी मूवमेंट के लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने आंदोलन करके कोई लड़ाई जीती। पूरे केरल में इस चीज की आवाज पड़ी, पहली बार ऐसा हुआ। अभी मध्य प्रदेश में कुछ हमारे लोगों को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, पूछा भाई ऐसा क्यों किया, मुकदमा दर्ज हो गया, जेल भिजवा दिए गए। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और भी जानकारी ली। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, डॉक्टर गया, क्योंकि डॉक्टर तथाकथित सारे स्वर्ण थे। तो हमारी प्रदेश की टीम को और तमाम लोगों को 100, 200, 300 लोगों ने घेर लिया, झगड़ा हुआ, मारपीट की, सिर्फ रिपोर्ट छोड़ दिए। प्रशासन ने हमारा ही लोगों को जेल भेज दिया। हमने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, पहली बार थोड़े हुआ, ये तो सब्जे से हमारे साथ चला रहा है। हमने कह दिया लाइव के माध्यम से कि अब 21 तारीख में आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर, भीम आर्मी आ रही है अशोकनगर। अब भीम आर्मी का कोई नाम है, भीम आर्मी के तो छत्तीसगढ़ वाले पहुंच जाएंगे, उड़ीसा वाले पहुंच जाएंगे, यूपी वाले चले जाएंगे, बिहार वाले चले जाएंगे, झारखंड वाले चले जाएंगे, राजस्थान वाले चले जाएंगे, मध्य प्रदेश वाले चले जाएंगे। तो वहां के प्रशासन का दिमाग खराब हो गया कि भीम आर्मी आ रही है 21 तारीख को। अब क्योंकि मेरा लाइव वहां भी सुना जा रहा होगा, तो माननीय एसएसपी महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, अगर जातिवाद का दर्द इतना ज्यादा दिमाग में घुल गया हो तो बाहर निकालिए। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि न्याय के आधार पर संविधान संगत होकर के न्याय कीजिए। अगर आप जाति के आधार पर मनुस्मृति स्थापित करते हुए न्याय करेंगे तो मजबूरी हो जाएगी भीम आर्मी के लोगों को वीरा भीमा कोरे गांव की तरह करना, ये मजबूरी हो जाएगी। तो वहां की भी तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। हो सकता है भाई, हो सकता है वहां क्योंकि सारा मनुवादियों का गढ़ है, वो हमारे साथ गलत करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो कमर कस लीजिएगा, कमर कस लीजिएगा मध्य प्रदेश जाने की, उनको बताने की कि जो नीले गमछे वाले लोग हैं ये गलत करने पर किसी के बाप से नहीं डरते। जब कोई गलत करता है फिर ये घबराते नहीं है। फिर इनकी जनसंख्या देश में इतनी है कि जिस क्षेत्र से निकल जाएंगे ना वो क्षेत्र इनका हो जाएगा। तो ये बताइए, ये बता दीजिए। अभी एक लड़ाई और केरल में हुई थी, पिछले 26 साल से पूंजीपति द्वारा स्थापित कुछ जमीन थी, कई हजार करोड़ की जमीन वो होगी, उसमें 40 परिवार हमारे रहते थे, अनुसूचित जाति के 40 परिवार रहते थे। और 26 साल के अंदर किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई, वामपंथियों की सरकार है, वहां कांग्रेस भी विपक्ष रहती है, बीजेपी भी विपक्ष रहती है, इन सरकारों की कभी हिम्मत ये नहीं हुई कि वहां से उस दीवार को तोड़ दें। अगर वहां किसी महिला को बच्चे को जन्म देना होता था ना तो वो 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाती थी, 5 फुट की दीवार कूदती थी और फिर 6 किलोमीटर जाना पड़ता था डॉक्टर के यहाँ। जब हमें पता लगा भैया ऐसी बात है क्या करें, हमने कहा क्या कर सकते भैया, दीवार तोड़ना चाहते हैं, मैं तोड़ दो भैया, वामपंथियों की सरकार हत्या हो जाएंगी। इस मामले में पहले भी हत्या हुई है। हमने कहा इस बार जब दीवार तोड़ोगे तो बता देना, भीम आर्मी के कार्यकर्ता की हत्या करोगे तो खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। हमारे 4 कार्यकर्ताओं ने जाकर वो दीवार तोड़ दी, पूरा वामपंथ हिल गया, पूरा आरएसएस का कैडर हिल गया, कांग्रेस का कैडर हिल गया। उनकी समझ में ये नहीं आया, जिस काम को हम आज तक नहीं कर पाए वो भीम आर्मी के 4 कार्यकर्ताओं ने मिलकर कर दिया। डीएम ने उठाकर जेल भेज दिया। हमने डीएम को फोन किया, जी डीएम साहब क्या बात है, हमारे कार्यकर्ता क्यों उठाया? उनका भैया उन्होंने दीवार तोड़ी है। मैंने कहा वो तो हाईकोर्ट ने भी कहा तोड़ने के लिए, भैया उसको हम तोड़ते, पिछले 26 साल से हाईकोर्ट नहीं तोड़ी है। उनका भैया क्या चाहते हो? मैंने कहा हम ये चाहते हैं कि मेरे इन कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया जाए और आप इनको जेल भेज दीजिए। हम कल आह्वान कर रहे हैं केरल चलने का, भीम आर्मी केरल आ रही है और तुम्हारे अंदर अगर दम है तो भीम आर्मी को संभालिएगा। 1 घंटे में उनको कार्यकर्ताओं को छोड़ना पड़ा। ये मेरी ताकत नहीं थी, ये संविधान की ताकत थी कि उनको 1 घंटे में कार्यकर्ताओं को छोड़ना पड़ा। कई हजार करोड़ के मालिक से झगड़ा कर लिया, पंगा कर लिया। क्या था ये आप सब लोगों की बनाई हुई सामूहिक ताकत है पूरे देश के अंदर। जो अन्याय के खिलाफ जो लोग हमारे पहले मुकदमे दर्ज नहीं करते थे ना, भाई कुछ लोग पैसे के आधार दिख जाते होंगे,
कुछ लोग राजनीतिक परिसर में भी जाते होंगे, भाई राजनीतिक परिसर है, अधिकारियों कहते हैं अगर तुमने मुकदमा दर्ज किया तो तुम्हें उठाकर वहां भेज दूंगा नक्सलियों के क्षेत्र में। अधिकारी तब भी जाता है बेचारा। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होता। जब नीले पढ़ने वाले जाता है ना कुछ गलत हो जाता है तो अधिकारी को पूछते हैं मुकदमा कर रहा है नहीं कर रहा, भाई बदला तो तू जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हम आंदोलन करके जब बदला जाएगा या फिर मुकदमा करके बदल जाओ भाई, या तो न्याय करते हुए चले जाओ भाई, दूसरी जगह पोस्टिंग कर लो, या फिर हमारे साथ लड़ते हुए बदले जाओ, दोनों से तुम बदले जाओ। तो अधिकारियों की समझ में आ गया, अधिकारी भी दिल से प्रेम करते हैं आप लोगों को। जो लोग न्याय करना चाहते हैं ना वो न्याय नहीं कर पाते, वो जब आप ये डाल के खड़े हो जाते हो तो उनके भी हाथ पैर खुल जाते हैं। उनकी समझ आता है नहीं अब तो मुकदमा दर्ज कर दो, एक बार कहना पड़ेगा साहब बीमार में आ गई, मुकदमा दर्ज हो जाता है। समझ रहे कितनी बड़ी ताकत है। तो इस ताकत को बनाकर रखिए, क्योंकि आप लोगों पर छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में बहुजन आंदोलन को स्थापित कीजिए, भीम आर्मी को स्थापित कीजिए। अभी अभी आपने एक राजनीतिक दल का निर्माण किया, नाम पता आप लोगों को? आज जो जिस राजनीतिक दल का आप लोगों ने निर्माण किया, ये गए थे दोनों लोग, आप लोग गए थे, ये भी उसमें शामिल थे। इनसे भी पूछा गया था भी बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, इन्होंने भी हाँ किया था। नाम पता है उस राजनीतिक दल का क्या है? क्या नाम है यार? सुना यार, जोर सकता हूँ। ठीक, आप समझिए उस राजनीतिक दल का निर्माण किया क्यों गया। बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब होंगे। पिछली बार छत्तीसगढ़ आया था तो पूछा था, उन्होंने कहा था भैया राजनीतिक दल मत बनाइएगा। हमने कहा भैया हम खुद नहीं बनाना चाहते, हम तो समाजी मूवमेंट चलाना चाहते हैं, शिक्षा की जागृति पैदा करना चाहते हैं, बाबा साहब के आंदोलन को स्थापित करना चाहते हैं। लगातार पूरे देश में मुकदमे हैं। हमारे जो हमारा दल था उस दल पर 100 बार पते भेजे गए, लेटर लिखे गए, ओपन लेटर लिखे गए, लेकिन जब उन्होंने सिरे से नकार दिया और कह दिया भैया नहीं हम तुम्हें जानते नहीं है, तुम पर मुकदमे तो तुम झेलो, हम नहीं। और जब हमें यह समझ में आ गया कि संसद के बाहर लड़ाई जो लोग लड़ते हैं वो बाहर लड़ाई मजबूत कर सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर बैठकर वो प्लान भी कर सकते हैं, अपने लोगों को नौकरी दिलवा सकते हैं, अपने लोगों को व्यापार करा सकते हैं, अपने लोगों को ठेकेदार बना सकते हैं, अपने लोगों की सड़कें बिछवा सकते हैं। जब ये समझ आ गया तो फिर आजाद समाज पार्टी काशीराम नाम के एक नए मूवमेंट का जन्म कर दिया गया। जिम्मेदारी आपकी है, मेरी चंद्रशेखर भाई की जिम्मेदारी नहीं है, या मंजीत भाई कमल भाई की जिम्मेदारी नहीं है, या राजकुमार जांगड़े की बेले की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी आपकी है, उस मिशन को चलाना है या नहीं चलाना, ये तय आपकी है। और कुछ चीजें तय कर दीजिएगा, आपको कमीशन वाले मिशन को चलाना है या मिशन वाले मिशन को चलाना है, ये आप तय कीजिएगा। मैं नहीं कर सकता, मेरा तो जितना काम है मैं उतना काम पूरी ईमानदारी से अपने सिद्धांतों को जिंदा रखते हुए कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। अब आप भी देखिए, आपके अगर सिद्धांत जिंदा है, वाकई गुरु घासीदास जी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो सब लोग उस मिशन को जिसका नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा, प्रचार का काम कीजिएगा। इसमें एक चीज और बता दूं, भाई भीम आर्मी के लोगों के पास इतना सारा पैसा नहीं है कि वो मीडिया को पैसे देके प्रचार करा देंगे, वो बैनर बहुत सारे बैनर पोस्टर लगा देंगे, है ही नहीं। भीम आर्मी के पास तो प्रचार का एक माध्यम है, हमारे कार्यकर्ता की जुबान। जैसे मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ ना, ऐसे मेरा कार्यकर्ता जाकर दूसरी जगह बोलेगा। अब आपकी मर्जी है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम नाम के मिशन का प्रचार करना है या नहीं करना है। आपको लगे कि प्रचार करना है तो जहां मीटिंग में जाओ बता देना, भाई भैया ने एक राजनीतिक दल बना लिया, जिसको नेता बनना हो वहां चला जाए। आपको ये लगे कि प्रचार नहीं करना है तो मत कीजिएगा, भीम आर्मी का चलाते रहिएगा, आपकी मर्जी। हमारा तो जितना काम है पूरी ईमानदारी से मजबूती से कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बातों को कुछ ना कुछ आप घर लेकर जाएंगे, चिंतन मनन करेंगे। यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति कम से कम अगले 6 महीने में 100 लोगों को समझा करके भीम आर्मी में जोड़ने का काम करेगा, और छत्तीसगढ़ में जितने भी अन्याय हो रहे हैं उन अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करेगा। अभी पुनः यहाँ पर प्रदेश कमेटी को बढ़ाया जाएगा, प्रत्येक जिले से, प्रत्येक संभाग से लोगों को लिया जाएगा, प्रदेश कमेटी में विस्तार किया जाएगा, कुछ बहनों को भी लिया जाएगा और भी ज्यादा विस्तार किया जाएगा, इस लड़ाई को मजबूत किया जाएगा। चंद लाइनों से मैं अपनी बात खत्म करूंगा, गौर से सुन लीजिए। भाई यार ये खाना वाना इतनी जल्दी बांटना ठीक नहीं है भाई, हम भी आप ही की तरह हैं। चलिए चंद लाइनें गौर से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है।
मेरे लाइव में आप इन्हें सुनते भी होंगे। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताल रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताल रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में हाथ रखते हैं, अपनी मुट्ठी में। एक नम निवेदन और है, बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये जो है ना, ये आपकी हर परेशानी का हल है। इसके लिए समझे, हर परेशानी का हल है, हर का। ऐसी कोई परेशानी जिसका हल ये ना कर सकता। तो इस पर विश्वास कीजिएगा। अपनी अधिकतर लड़ाई, 99% लड़ाई संविधान के तहत रहकर लड़िएगा। इस लड़ाई से कोई बाहर जाता है ना, प्रशासनिक अधिकारी भी बाहर जाता है, तो उनको भी कोर्ट भेजा जाता है। जय भीम, जय भीम, जय श्री राम।